नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपका अपने चैनल अम्मो क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पेट 2025 को टारगेट किए हुए हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन को देख रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन में आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। पहले पार्ट में हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। क्या था? स्वराज पार्टी की स्थापना। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक चीज और, दूसरी चीज हमें ये ध्यान देना है कि इसके साथ आपका पॉलिटी वाला सेगमेंट और टॉपिक नंबर 12 सामान्य जागरूकता ये भी कंप्लीट हो चुका। ये आपका तीसरा टॉपिक है जो मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलते शुरुआत करते हैं वीडियो से। अगर आपका वो इसका पीडीएफ लेना है तो हमारा चैनल है, टेलीग्राम लिंक है अमोक क्लासेस, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही डेली बेसिस जो मटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं उसका आप अध्ययन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। देखिएगा, 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव या केंद्रीय विधानसभा या असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। आगे चलिएगा, अध्यक्ष चुना गया था। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। ये लोग हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और चित्तरंजन दास इंग्लैंड की वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए, ठीक है। वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर जो बमकांड हुआ था और इसमें अरविंद घोष क्या हुए थे, इसमें आरोपी बनाया गया था। अरविंद घोष सहित कई इसमें थे। हुआ क्या, इन्होंने इनका मुकदमा लड़ा था और इसी से ये फेमस हो गए। और ये ध्यान दीजिएगा, इसी कांड के बाद अरविंद घोष ने राजनीति से त्याग ले लिया था। राजनीति से सक्रिय त्याग ले लिया और जाके ये संन्यास ले लिया। फिर इसलिए अरविंदो घोष कहा जाता है इनको। चित्तरंजन दास ने स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल कुछ वर्गों के लिए नहीं। किसने कहा था? ये चित्तरंजन दास जी ने कहा था, ठीक है। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिया था, ठीक है। कौन बनाया था? इंडिपेंडेंट पार्टी। और इनका चित्तरंजन दास का कौन सी पार्टी थी? स्वराज पार्टी। क्या थी? स्वराज पार्टी, ठीक है। आगे चलिएगा, साइमन कमीशन के अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग के कुल 7 सदस्य थे। और कब आए थे? 1927 में भारत में आए थे। क्या काम था? जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इसमें सुधार के लिए या फिर इसकी समीक्षा के लिए, किसके लिए? समीक्षा के लिए। क्या ये प्रभावी है या नहीं है, ठीक है। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे और कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्या था? सभी सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। भाई साहब ये बताइए, अधिनियम हमारे यहाँ का, ठीक है, कानून हम लोगों के ऊपर लागू होता है और ससुर तुम लोग कौन होते हैं इसको समीक्षा करने के लिए? भैया हमसे पूछो ना, क्या सही है क्या गड़बड़ है। तुम साले, तुम ससुरो, तुम लोग इसकी समीक्षा करके बता लोगे, ठीक है। इसीलिए भारतीयों ने क्या किया था? इसका विरोध किया था। चलिएगा, साइमन कमीशन की अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे, इसलिए इसका नाम क्या था? साइमन बना था। और उदारवादी दल यानी लिबरल पार्टी की ये सदस्य भी थे। जब कि भारत के स्वतंत्र 1947 के समय भारत के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। ध्यान दीजिएगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ कब? 1947 में। उस वक्त जो पीएम थे ब्रिटेन के, क्या नाम थे? क्लेमेंट एटली। कौन थे? क्लेमेंट एटली। ये श्रमिक दल के थे, लेबर पार्टी के थे। किसके थे? लेबर पार्टी के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस के नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय क्या हुए थे? इसमें घायल हो गए थे। अंत में क्या होता? इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। दरअसल हुआ था, जब साइमन कमीशन विरोध होने लगा तो अंग्रेजों ने यह कहा, ऐसा है तुम लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं है, तुम लोग कानून बना सको, नियम बना सको। तो भाई भारतीयों को गुन्ना लग गई। तो भारतीयों को यह सबसे, तुम हमें सिखाओगे क्या है हमारे पास क्या नहीं है। तब उन्होंने क्या काम किया? इसका गठन किया था, राइट। चलिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 में और भारत के लिए पूर्व स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस की बात गई थी। इसीलिए ध्यान देना है, जब नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात की तो जो आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे और नेहरू जी थे, कौन? जवाहरलाल नेहरू जी थे। इन्होंने कहा अब हो चुका भाई साहब, अब आप लोग रहने दीजिए सब करने के लिए। अब आप लोग अभी भी इतना सब कुछ करने के बाद क्या कर रहे हैं? डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। इसीलिए इन्होंने क्या किया? इंडिया फॉर इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किया था। कौन कौन किए थे? नेहरू जी किए थे और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। हुआ क्या इसके बाद? इसके बाद होता है 1929 में लाहौर अधिवेशन। क्या होता है? लाहौर अधिवेशन।
इसी समय लाहौर अधिवेशन क्या पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को अपनाया गया, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को अपनाया गया। ठीक है, आगे चलिएगा। 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास चुने गए थे, किंतु जेल में होने के कारण क्या हुआ था, इसके जो अध्यक्ष बने थे हकीम अजमल खां, कौन हुए थे, हकीम अजमल खां जी के थे, इसकी अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 25 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे क्या किए थे, रावी नदी के तट पर झंडा फहराए थे, इसीलिए इसे पूर्ण स्वराज का दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इसी दिन, इसीलिए जो आपका संविधान लागू हुआ था, जो संविधान लागू हुआ था, इसीलिए इसी दिन को लागू किया गया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी 22 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं? दांडी मार्च की शुरुआत करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्रम थोड़ा सा देख लीजिए क्या हुआ। 1927 में क्या आ रहा है, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आ रहा है। 1928 में कौन आ रहा है, नेहरू रिपोर्ट। और हुआ क्या, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में क्या आ रहा है आपका, जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखा, क्या रखा, 14 सूत्री मांग रखा। अब इसी के बाद क्या होता है, लाहौर अधिवेशन आ जाता है। कौन होता, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन ये कहा जाता है कब हो रहा है, दिसंबर 1929 में हो रहा है। यह कहा जाता है भाई साहब हमें पूर्ण स्वराज की मांग रखना है। अब गांधी जी क्या करेंगे, गांधी जी 31 जनवरी को कुछ मांग रखते हैं, कितना, 11 सूत्री मांग रखते हैं, किसके सामने, उस वक्त जो आपके वायसराय थे, कौन थे, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन इसको नहीं मानता, तब इन्होंने क्या करते हैं, 12 मार्च को दांडी मार्च की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, 12 महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से अहमदाबाद से 80 चुने हुए साथियों को, या वर्तमान में 78, ध्यान दीजिए कहीं कहीं 80 मिलता है या 78 मिलता है, ज्यादातर किताबों में 78 मिलता है। साथियों के साथ क्या किया, सत्याग्रह के लिए कूच किया। और 24 दिन की यात्रा, कितने दिन की यात्रा, 24 दिन की यात्रा में गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया। किस, दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया था। ठीक है, इस प्रकार कानून, नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। तो पूछा जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था, इसका क्या होगा, 6 अप्रैल 1930। ठीक है, चला जाएगा। चलिए, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के जो दांडी मार्च था इसकी तुलना किसे किया था, नेपोलियन के एल्बा से पेरिस जो मार्च किया था नेपोलियन ने, इसकी तुलना किया था। ठीक है, तमिलनाडु के गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम के तक क्या किया था, नमक यात्रा किया था। दरअसल हुआ था गांधी जी नमक आंदोलन जब शुरू किए थे तो इन्होंने क्या मूवमेंट की शुरू किया था, हाँ इतने दूर से इतने दूर तक चलना है, फिर नमक कानून को तोड़ना है। उसी प्रकार से हुए क्या, जितने भी खास करके जो नेशनल लीडर थे इन्होंने क्या काम किया, यही काम किया, इन्होंने अपने स्थानीय क्षेत्र पर नमक कानून को इससे ही फ्लैग मार्च के माध्यम से तोड़ा था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धर्षणा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 पर गिरफ्तार कर यलोदा जेल भेज दिया गया। दरअसल हुआ क्या था, धर्षणा नामक गोदाम था, उस पर हुआ क्या था, सरोजनी नायडू, कौन थी, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू के नेतृत्व में उस पर क्या किया गया, एक प्रकार से समझे हमला किया गया था, पे हमला किया, लूटने का काम किया गया था, किसके द्वारा, सरोजनी नायडू के नेतृत्व में। ठीक है, तब महात्मा गांधी उस वक्त कहाँ थे, यलोदा जेल में बंद थे। उनके स्थान पे अब्बास तैयब जी आंदोलन का नेतृत्व हुए। जब गांधी जी का गिरफ्तारी हो चुके थे उसके बाद कौन हुए, अब्बास तैयब जी जो थे उन्होंने क्या किया, आंदोलन का नेतृत्व किया। अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू 31 मई 1930 को धर्षणा नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस लोमहर्ष घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस वक्त भारत का पत्रकार कौन था। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन की स्थापना किया गया था, जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। ये रेड शर्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये खुदाई खिदमतगार या फिर जो अब्दुल गफ्फार खान का ये
मूवमेंट चला था, बहुत इतिहास का बहुत ही फेमस मूवमेंट रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबना योगी आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सिपाही ने चंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो हुआ क्या था, चूंकि जो सेना थी ज्यादातर भारतीय थे, अब भारतीयों से भारतीयों को ही मरवाएंगे तो ये कहाँ तक बात है। इसीलिए वहां के जो चंद सिंह गढ़वाली थे, उन्होंने क्या कर दिया, ये उत्तराखंड के रहने वाले, कहा तो उत्तराखंड के रहने वाले थे, इन्होंने इसका विरोध कहा भाई हम नहीं करेंगे, तुमको जो करना कर लो। सबने योगी आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजाति ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जदोनांग और उनके पश्चात नागा जनजाति महिला गंडलेलु ने किया थी। इन्हें क्या कहता, इन्हें क्या, चलिए जिया तरंग आंदोलन, इसे जिया तरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इन्हें ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू इनसे मिले भी थे, जवाहरलाल नेहरू जी इनसे मिले भी थे। इन्हें शायद पहाड़ों की रानी की उपाधि दिया था इनको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूर्ण समय हरिजन उत्थान के में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटने का निश्चय लिया। दरअसल हुआ क्या था, जब अंबेडकर जी को आरक्षण मिल जाता है उसमें, मतलब कि विधानसभा सीटों में, प्रांतीय विधानसभा सीटों में, तब गांधी जी इसके लिए आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। इसी आमरण अनशन को तोड़ने के लिए तो फिर इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है, जिससे क्या कहा जाता है, पूना पैक्ट। क्या कहा जाता है, पूना पैक्ट। इस पूना पैक्ट के दौरान गांधी जी एससी एसटी के कल्याण में लग जाते हैं। ठीक है, सितंबर 1932 में गांधी जी हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किया और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। क्या दी थी, दो महात्मा की संज्ञा दी थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपसे पूछा गया डेट है, कब है, ये आपसे पूछा हुआ डेट है, क्योंकि जब ये समझौता कब हुआ था, जब आपका सबना अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, वापस नहीं हो रहा है, तब इरविन लास्ट में आप जाते हैं कि जब, और इसमें क्या हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो चुका था, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। जब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया तो सरकार की समझ में आ गया अगर कांग्रेस नहीं आएगी तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए तब 5 मार्च 1931 को इन दोनों के मध्य क्या होता है, समझौता होता है। उस वक्त जो वायसराय थे कौन थे, लॉर्ड इरविन। राइट, चलिए आगे चलते हैं। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते के महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना का पुरस्कार कहा था। किसने कहा था, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था और इनको जो मतलब कि गांधी इरविन समझौते को सांत्वना पुरस्कार कहा था, और जबकि गांधी इरविन समझौते को दो महात्मा को उपाधि किसने दिया था, सरोजिनी नायडू ने दिया था। ठीक है, और इनके जो जीवनीकार थे कौन थे, एलन कैंपबेल। चलिए आगे चलते हैं। 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट 2 खंडों में प्रकाशित हुई। ठीक है, 2 बार प्रकाशित हुई है, और राजनीतिक संगठन कमीशन की सिफारिश को स्वीकार कर दिया। क्यों स्वीकार कर दिया, क्योंकि इन्होंने ये कहा था भाई साहब अभी भारत उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए परिपक्व नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं। लंदन नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। इसमें 89 भारतीय प्रतिनिधि भाग लिए थे, क्योंकि कांग्रेस ने नहीं लिया था, पहले में नहीं लिया था, और दूसरे में इन्होंने लिया था, दूसरे में गांधी जी ने लिया था, और इन्होंने कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे। हल्का और नेता भी थे, बट कांग्रेस के जो नेतृत्व कर रहे थे कौन थे, महात्मा गांधी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधि केटी पाल ने किया था, और गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजो मैकडोनाल्ड ने किया था। ठीक है, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, और इसमें गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। अभी जस्ट हम लोग चर्चा कर रहे हैं, गांधी जी केवल एक ही सम्मेलन ऐसा है, कौन सा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी भाग लिए थे। ठीक है, आगे। इसके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया।
हिस्सा लिया था, सॉरी माफ करिएगा, हिस्सा लिया था। गांधी जी जब गए थे किसके तहत, एसएस राजपूताना नामक जलपोत था, और वहां पे जहां ठहरे थे ये किंग्सले हॉल करके था, उसी होटल में ये ठहरे थे। अब आपसे कभी कभी पूछा, अब सोच रहे हो सर ये इतना कौन पढ़ता है, ये कहाँ पूछा जाता है, पूछा गया प्रश्न है। ये जो पूछा, ये दोनों ही चीजें यूपी पीसीएस द्वारा पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि यूपी पीसीएस का क्या कैसे पूछ ले कोई नहीं जान सकता। डॉक्टर अंबेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला, और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था। गांधी ऋण समझौते दिल्ली में मंजूरी देने के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में 29-31 मार्च 1921 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। दरअसल हुआ था 1929 में लाहौर अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा। 1923 में कोई अधिवेशन नहीं, क्यों? क्योंकि उस वक्त सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। फिर 1931 में क्या हो रहा है आपका, कराची अधिवेशन हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? माफ करिएगा, सरदार पटेल जी किए थे, ठीक है। सरदार पटेल जी ने इसकी अध्यक्षता किए थे। चलिए आगे। कराची अधिवेशन पहली बार कांग्रेस में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया था। पहली बार ध्यान दीजिए, कांग्रेस में मौलिक अधिकार की बात की गई थी, ठीक है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। कराची अधिवेशन कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है और परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। क्यों विरोध हुआ था? दरअसल हुआ क्या था, इसे कुछ दिन पहले, कब? 23 मार्च 1931 को ही सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, इन तीनों क्या कह रही थे? फांसी दे दी गई थी। इसीलिए क्या हुआ था, लोगों को अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश था कि गांधी जी अगर चाहते जब इरविन से समझौता करे तो उनको बचा सकते थे। तो इसी विरोध में ये सब हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यह प्रथम अवसर था जब पूर्ण स्वराज कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया, यानी कांग्रेस ने पहली बार कहा हाँ पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया, ठीक है। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप किया था तथा एम.एन. राय ने एक सहयोगी की भूमिका निभाई थी। चलते हैं आगे, चलते हैं। चलिए देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा बताया। चूंकि ये इतना सम्मान हुआ था, गांधी जी में जो कद था और बड़ा हो गया था, ठीक है। 16 अगस्त 1932 को रेमजो मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, या सांप्रदायिक पंचायत, जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता है। ये आपसे कई बार पूछा गया प्रश्न है कि आखिर सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने किया था? तो इस वक्त तो वहां के पीएम थे, क्या नाम था? रेमजो मैकडोनाल्ड ने इसकी घोषणा की। बहुत ही बड़ी सोची समझी कूटनीति थी, हालांकि हम लोग इससे बाहर निकल आए थे, ठीक है। गांधी जी का पहला आमरण अनशन यही हुआ था, कब? 20 सितंबर 1932। जब जैसे ही गांधी जी को पता चला, गांधी जी बहुत व्याकुल हो गए, कहा ये क्या हो गया। इसी समय क्या गांधी जी क्या कर लिए, आमरण अनशन पर बैठ गए, और कहाँ ही थे? यरवदा जेल में ही। उन्होंने ये कहा ये तब तक नहीं हम हटाएंगे जब तक आखिर ये समझौता खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। आगे चलते हैं। सांप्रदायिक के बारे में प्रतिनिधि दलितों के लिए स्वैच्छिक सीटों की 71 थी, और पूना पैक्ट के बढ़ के क्या 148 हो गई। ध्यान देना है। दरअसल हुआ क्या था, अब पहले जैसे हम लोग पढ़े थे 1909 का अधिवेशन था, माफ करिएगा 1909 का जो अधिवेशन था, इसमें क्या हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेज लीग की स्थापना किसने? बाबू जगजीवन राम ने की थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कॉन्फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। और ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना 1936 में एमसी राजा द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 14 अगस्त 1931 को बंबई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि गांधी छड़ी भूत की भांति धूल उठाते लेकिन अस्तर नहीं उठाते। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों चुनाव परिणाम जारी हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों को सफाई करते हुए 5 प्रांतों, कौन कौन से? मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत तथा उड़ीसा, इन सब में क्या हुए थे? पूर्ण बहुमत हासिल किए थे। ध्यान देना है,
ये कई बार आपसे पूछा गया है। आखिर दो प्रश्न बनता है, कितने प्रांत में पूर्ण बहुमत हुआ और कितने प्रांत में इन्होंने सरकारें बनाई। ये कई प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। और दूसरा ये, जब ये त्यागपत्र दिए थे, त्यागपत्र कब दिए? दरअसल हुआ क्या था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से नहीं पूछा, भाई साहब हम लोग युद्ध कूदे कि नहीं कूदे, मतलब भारतीयों से नहीं पूछा और जबरदस्ती युद्ध में कुदा दिया। इस पे भारतीय नाराज हो गए। ठीक है, उन्होंने कहा, और जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल था उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और 22 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, त्यागपत्र कब दिए थे? 22 अक्टूबर 1939 को। 1939 जब त्यागपत्र दे दिए तो हुआ क्या, तो जिन्ना जिन्ना चूंकि एक बहुत ही कलाकार इंसान, खुद से राजनीति करने वाला, उसने क्या काम करते, उन्होंने कहा इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। किसके रूप में? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अब एक अधिवेशन होता है 1938 में, कौन होता है? हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन जो अध्यक्षता होती है कौन करते हैं? पहली बार सुभाष चंद्र बोस करते हैं। कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं, इसकी पहली बार अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, राइट। चलिए आगे। 1939 में त्रिपुरा मध्य प्रदेश में अधिवेशन हुआ था दोबारा। जब इस अधिवेशन होता है तो पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पराजित कर दिया। इससे गांधी जी बहुत आहत हो गए। आहत होने के बाद उन्होंने कहा यह पट्टाभी सीतारमैया की नहीं बल्कि गांधी की हार है। जब ऐसा सुना सुभाष चंद्र बोस ने, उन्होंने अपना क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र जब दिया उसके बाद जो अध्यक्ष बने थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष बने थे। ये आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और इसी ही त्रिपुरी संकट के रूप में जानते हैं। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्या कहता है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, बटलर समिति की गठन 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कही जाती है। और ठीक है, आगे चलिएगा। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस या ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष बने थे कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। लिखा भी है। भारतीय प्रजा मंडल के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संघ में अधिकांश राजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हो गया था। लेकिन कौन कौन सा? जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ये कलाकारी कर रहे थे। ये सोच रहे थे हम ही शेर हैं। हुआ क्या फिर? 1948 तक इनका विलय करा दिया गया। कैसे विलय हुआ? जम्मू कश्मीर का उस वक्त जो राजा थे महाराजा हरि सिंह थे, इसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। क्यों किए? दरअसल हुआ क्या, तो दरअसल ये जब शामिल होने की बात नहीं किए थे, पाकिस्तान इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, तो उसी सुरक्षा के मद्देनजर तब ये समझौता किए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? जवाहरलाल और हैदराबाद जो है, ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद पुलिस कार्यवाही के माध्यम से अंदर आया। ठीक है, जबकि जूनागढ़ जनमत के माध्यम से वहां मतदान कराया गया था। लोगों ने चुना कि हम भारत में ही रहेंगे। तब क्या हुआ? इनका समावेश भारत में कर लिया गया। ठीक है, आगे चलिएगा। यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद में रियासत डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित किया था। ठीक है, आगे चलिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ। कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ। किसने किया था? जर्मनी ने किस पे आक्रमण किया था? पोलैंड पे। क्यों? क्योंकि सीमावर्ती उस जर्मनी का वही है। और जो जापान और हिरोशिमा पर, जो नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, इसके द्वारा क्या है, ये युद्ध समाप्त हो गया था। चार्ल्स विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और क्लेमेंट एटली कब थे? जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तब इसके जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? क्लेमेंट एटली। ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम नाउ फॉर नेवर वी आर लिव विथ पेरिस फॉरएवर के नाम से क्या किया था? पंपलेट के रूप में पाकिस्तान की मांग किया था। ठीक है, आगे चलिएगा। 22 मार्च से 24 मार्च 1940 तक मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ।
इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और इसी अधिवेशन पहली बार एक मुस्लिम राष्ट्र कौन? पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है, आगे चलिएगा। पहली बार मुस्लिम लीग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली को हिंदू मुस्लिम की एकता का दूत कहा था, लेकिन ये ऐसा कलाकार इंसान था, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता था। और कहा भी जाता है राजनीति एक ऐसी चीज है जो किसी की सगी नहीं होती या किसी के साथ भी दगा कर सकती है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 किसमें 352 में उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था आप एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि नेहरू एक राजनीतिज्ञ है। उस वक्त भी जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जब देश विकम परिस्थिति में है, फिर भी वहां क्या चली? राजनीति चल रही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के दूसरे थे। क्योंकि जब व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था, व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो प्रथम सत्याग्रही थे कौन थे? आपके विनोबा भावे थे। कौन थे? प्रथम थे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू। आपसे कई बार पूछा गया क्यों ऐसा किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो सर उस वक्त युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान ऐसी धाराएं या नियम चलते हैं जो आप बहुत ज्यादा उसमें एक्टिव नहीं हो सकते, इसीलिए ऐसा किया गया था। और उनका प्लस गांधी जी के भी मंशा था हमें ब्रिटेन को कमजोर नहीं करना है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा अंग्रेजी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोत्तम समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित तिथि कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्यों? क्योंकि भैया एक ऐसा चेक है जिसकी डेट खत्म हो गई थी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और मौलाना आजाद थे। जो क्रिप्स मिशन था, इसको जो आधिकारिक वार्ताकार थे, यानी जब वार्ता चल रही थी भाई क्रिप्स मिशन और भारतीयों के जो मीडिएटिंग काम किए थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। ठीक है, आगे चले जाए। क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय। बीडी सावरकर। अब चूंकि है क्या कुछ क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में देखना है, इसको देख लिया जाए। बीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में एक संगठन बनाया था जिसका नाम क्या था? पी मित्रा। कौन था? पी मित्रा। और वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा कौन? अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। ठीक है, जतिन दास मुखर्जी क्या किए थे? बंगाल के क्रांतिकारी थे। और चापेकर बंधु क्या थे? पूना की फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? रैंड। और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दी थी। कौन थे? चापेकर बंधु। इसलिए इनको फांसी भी हो जाती है। और इसी फांसी से तिलक जी क्या हो जाता है? आपके फेमस हो जाता है। चलिए, देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन के संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 को युवा क्रांतिकारी ने नागपुर में एक सम्मेलन बुलाया जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसकी जो स्थापना की थी सचिंद्र सन्याल। किसने किया था? सचिंद्र सन्याल। और इसका नाम बदला गया है। इसका नाम बदला गया कब? 1928 में। 1928 में इसका नाम कर दिया क्या? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसके जो किए थे कौन किया? चंद्रशेखर आजाद। कौन किए थे? चंद्रशेखर आजाद जी ने किया था। राइट, आगे चलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 9 अगस्त 1925 को जो सहारनपुर से लखनऊ एक ट्रेन जाती थी उस पे क्या कहते हैं? डकैती की थी। क्या किया था? डकैती किया था। ठीक है, आगे चलिएगा। और इसी घटना को काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। राइट, आगे चलते हैं। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। देखिए उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक, आगे चलिएगा। द सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने आज 8 अगस्त 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। और इन्होंने कहा था हमारा उद्देश्य किसी को हानि नहीं पहुंचाना है बल्कि बहरों को सुनाना है। किसने कहा था? आपके भगत सिंह ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है 3 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या कर दिया गया था? फांसी चढ़ा दिया गया। ठीक, किसको किसको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या कर दिया? फांसी चढ़ा दी गई थी। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब इन तीनों लोगों को फांसी दे दी गई थी, इसीलिए जब
कराची अधिवेशन हुआ था कब? 1931 में। जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार पटेल जी किए थे। उसमें गांधी जी का बहुत ज्यादा विरोध होता है। उसमें यह कहा जाता है अगर गांधी जी चाह लिए होते तो इन तीनों लोगों को बचा लिए होते। ठीक है। अब ऐसे ही एक आपके बहुत सूरवीर थे, कौन थे? मास्टर था जिसके नाम से जाना जाता था, और ये थे सूरसेन जी। सूरसेन कौन थे? सूरसेन एक बहुत ही अड़ियल तरह के इंसान थे, ये जिद्दी इंसान थे, जो चाह लेते तो उसे वो करके रहते थे। इन्होंने क्या काम किया था? ये बंगाल के रहने वाले थे और इन्होंने इंडियन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की क्या किए थे? स्थापना किया था। और ये इन्होंने एक चटगांव, चटगांव कहाँ है? वर्तमान में बांग्लादेश में है। वहां पे इन्होंने क्या काम किया था कि वहां एक शस्त्रागार था, उस पर इन्होंने आक्रमण कर दिया था, उसे लूटने का कोशिश किया था। ठीक है। लाहौर कांड हुआ था। लाहौर कांड के अंतर्गत क्या हुआ था? जो जतिन दास जी थे, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें, जतिन दास जी को राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की गई थी। इसका मतलब ये है क्या? ये आपराधिक कार्यों में नहीं लगे थे, फिर भी हुआ क्या कि इन्हें अपराध के अंतर्गत दे दिया गया था और यह किया गया था इनको फांसी दी जाएगी। लेकिन इन्होंने क्या काम किया? उसी दिन से इन्होंने आमरण अनशन करना शुरू किया कि भैया हम एक दीवानी के अंतर्गत मुकदमा लड़ेंगे और हमें दीवानी दर्जा होना चाहिए, राजनीतिक दर्जा होना चाहिए, आप हमें ये गलत कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ था? इन्होंने काफी दिन तक भूख हड़ताल की। करीब 56 दिन के बाद इनका निधन हो गया। माफ करिएगा, 63 दिन के बाद। 63 दिन बाद क्या होता? इनका निधन हो गया था। ठीक है, आगे चलिएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। और इन्होंने वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। ध्यान दीजिएगा, जब ये अलीपुर बम कांड अभी हम लोग पढ़े थे, अलीपुर बम कांड में पकड़े गए थे, तो कौन बचाया था इनको? चित्तरंजन दास ने बचाया था। कौन? सॉरी माफ करिएगा, चित्तरंजन दास ने बचाया था। इसके बाद ये चली जाते हैं पांडुचेरी। कहाँ चले जाते? पांडुचेरी चले जाते हैं। वहां वो संन्यास ले लेते हैं। संन्यास लेने के बाद यहाँ पे यही और निष्क्रिय विरोध का ये अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। वहीं से एक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं जिसका नाम है क्या? वंदे मातरम। राइट, चलिए आगे। दिसंबर 1931 में बंगाल की दो स्कूली छात्राओं, कौन? शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिला अधिकारी को गोली मार के हत्या कर। वाह, क्या महिला ताकत है। आजकल की लड़कियां हैं, छिपकली देख लेती हैं, इसे छोड़ती नहीं, लगता है बस को डायनासोर आ गया है। खैर चलिए। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह को उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर को गोली मारी। कौन थे? बीना दास। इधर कौन है? सुनिधि चौधरी और शांति घोष। भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्रता, स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी दो विशेषता, यानी क्या मतलब? कोई क्रांतिकारी होगा उसकी दो विशेषताएं होगी। वह पहली तो आलोचना करेगा, दूसरी वह खुद से सोचेगा। ऐसे नहीं मुझे किसी ने समझा दिया भाई साहब ये गलत है और हम उसके बारे में अनाप शनाप बकने लगे। नहीं, हम क्या करेंगे? पहले उसको सोचेंगे, फिर उसके बारे में विचार करेंगे। ठीक है। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। उन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था सोशलिस्ट। क्या नाम था? सोशलिस्ट। आपसे पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 में पराधीन भारत यानी अंग्रेजों को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से किया गया था। कहां पर किया गया था? इसका मुख्यालय कहां था? सैन फ्रांसिस्को। और किसने किया था? लाला हरदयाल। हालांकि बहुत लोग थे, लेकिन इसमें लाला हरदयाल क्या थे? लीडिंग में थे, सबसे ज्यादा नेतृत्व तो उन्होंने किया था। राजेंद्र प्रताप जो थे, इन्होंने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इस वक्त इन्होंने काबुल में, कहां पर? काबुल में। वर्ष कौन था? 1915 में क्या किए थे? प्रथम भारत की प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना किए थे। कौन सा? प्रथम। और ध्यान दीजिएगा, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन समय भी क्या हुए थे? आपकी अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी, जैसे सतारा में और बलिया में। यहाँ क्या था? बलिया में कौन के थे? चित्तू पांडे। कौन के? चित्तू पांडे भी आगे हो सकता मिले आपको। उन्होंने क्या किया था कि अस्थायी सरकार की स्थापना किए थे। ठीक है, और ये भी याद करें जो प्रथम अस्थायी सरकार थी, और ये कौन थे? महेंद्र प्रताप ने किए थे। कहां पे किए थे? काबुल में किए थे। इससे प्रश्न ये पूछा जाता है, निम्न में से कौन से ऐसे थे जो विदेश में पहली बार अस्थायी सरकार की स्थापना किए थे? तो उसका आंसर क्या होगा? राजा
महन प्रताप। ठीक है। कामाटागारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरजीत सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। दरअसल हुआ क्या था, जब ये लोग जा रहे थे यहाँ से, तो हुआ क्या, वहां पे जो सेना थी उन्होंने वहां उतरने नहीं दिया। जब उतरने नहीं दिया, फिर वहां से इन लोग मजबूरी में फिर वापस आना पड़ा। फिर इनके ऊपर एक मुकदमा मुकदमा भी चला था, और इसलिए एक तटीय शोर कमेटी या तटीय कमेटी का गठन भी किया गया था। ठीक है, तटीय समिति का गठन भी किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विधायी संशोधन तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें क्या किया गया था देखिएगा। हालांकि एक्ट बहुत से ज्यादा है, लेकिन हमें ध्यान देना है कौन कौन से आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1973 में, सॉरी माफ करिए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। क्यों किया था? दरअसल हुआ क्या था, एक थोड़ा आपको मैं बैकग्राउंड दे दूं। 1764 में बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ है। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, आप लोग पता होगा। इसी समय क्या होता है कि कंपनी को दीवानी अधिकार मिल जाता है। दीवानी अधिकार का मतलब यह होता है इन्हें कर वसूलने का अधिकार मिल जाता है। अब सोचिए, पहले जब कंपनी के पास कर वसूलने का अधिकार है, फिर भी कंपनी क्या कर जाती है, 19 बार निकल रहा है, 1772 में क्या करती है, जाती है जो वहां के राजा थे, कहाँ के, ब्रिटेन से, उनसे लोन मांगती है। कितना? 10 लाख पाउंड का। कितना? 10 लाख पाउंड का। तो राजा कहता है भाई साहब ये बताइए, आपके पास दीवानी अधिकार भी मिल गया है, आपके पास पैसे भी है, व्यापार में एक अधिकार भी है, फिर भी आप घाटे में क्यों कर रहे हैं? ऐसा है, हम आपको पैसा देते हैं, लेकिन आपको ऊपर कुछ शर्तें देते हैं। उस शर्तों के तहत ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, चलिए इसके तहत क्या हुआ था, सर्वप्रथम कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? एलिजा इप्पे। और इसमें 3 अन्य न्यायाधीश, मतलब कुल न्यायाधीश संख्या कितनी थी? 4। चलिएगा आगे। उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया था। एलिजा इम्पे के मुख्य न्यायाधीश, जिसकी चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड क्या थे, इसके अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। ठीक है। 1786 में फिर एक एक्ट आता है। इसमें क्या किया गया कि इसके जो शक्तियां थी, शक्तियों को विभाजित कर दिया। शक्तियां कैसी थी? जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसको निर्णय को रद्द करने का और उसके निर्णय पर लागू करने का अधिकार भी दिया गया। इसका क्या मतलब है? दरअसल हुआ क्या था, जब 1773 का एक्ट आया था, इसमें यह कहा गया जो गवर्नर जनरल होगा, इसके सहायक के लिए 4 सदस्यीय परिषद होगी। अब इसमें इस अधिनियम में कहा गया कि भाई साहब जो परिषद है, ये 4 सदस्यीय परिषद है, इसका सलाह मानना गवर्नर जनरल के लिए बाध्य नहीं है। पहले क्या था, गवर्नर जनरल इसके सलाह के बिना कोई काम नहीं कर सकता था, इसीलिए। ठीक है, आगे चलिए। कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर के अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, उसने शक्ति के पृथकीकरण का सिद्धांत अपनाया। इसका क्या मतलब है? दरअसल जब कॉर्नवालिस आया, तो दरअसल पहले क्या, जैसे आज डीएम जो होते हैं, डीएम होते हैं हर जिले में। डीएम के पास क्या था? 2 प्रकार की पावर थी। एक थी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक पावर था। दूसरा पावर था न्यायिक यानी जुडिशरी पावर था। इसका मतलब क्या था? वो न्याय भी देता था, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी करता था। अब जब कॉर्नवालिस आया, उसको ने ये कहा भाई साहब एक ही पद में दोनों शक्तियां नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो जाएगा, जो डीएम होगा वो तानाशाह हो सकता है। इसीलिए उसने क्या काम किया, इन दोनों शक्तियों को अलग कर दिया, और इसके लिए डीजे में डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति की गई, और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डीएम ही रहा। ठीक है, यही काम किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को चाय और चीन के साथ व्यापार का अधिकार अतिरिक्त 1813 में एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया। दरअसल हर 20 साल बाद एक्ट आता था, हर 20 साल बाद एक्ट आया है। ध्यान दीजिए क्रम कैसा है, 1773, फिर 1793, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853, ऐसे ही हर 20 साल बाद एक्ट आता था। तो हुआ क्या, अभी जो 1813 वाला एक्ट आया, चार्टर एक्ट कहा जाता है, इसमें यह कहा गया आपको जो व्यापारिक एकाधिकार का मतलब ये हो गया कि पहले ब्रिटेन के और भारत के मध्य जो व्यापार होता था, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी और कोई नहीं कर सकता था। इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और कहा गया
कोई भी कर सकता है, जितने भी इंग्लैंड के व्यापारी हैं वो भी भारत में जाकर वस्तुओं का आयात निर्यात कर सकते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन नहीं दिया गया, लेकिन कंपनी को कहा गया आप चाय का व्यापार कर सकते हैं, चाय का व्यापार मतलब चाय केवल आप ही बेचेंगे। दूसरा, और चीन के साथ है आपका व्यापार केवल आप ही करेंगे। ठीक है, इस प्रकार की शर्तें दी गई, शक्तियां दी गई, बाकी क्या इनकी शक्तियां ले ली गई। चलिएगा, फिर चार्टर एक्ट 1218 के द्वारा क्या हुआ था, शिक्षा के व्यय पर 1 लाख रुपए का वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया। पहली बार ऐसा था जब अंग्रेज सरकार ने कहा भाई सब हम शिक्षा पे कुछ खर्च करना चाहते हैं, और इन्होंने इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक अधिकार ही दिए गए। हुआ क्या, जब कंपनी बहुत ज्यादा अपना शासन साम्राज्य विस्तार कर लेती है तब किया क्या गया, जो कंपनी दो प्रकार का काम थे। पहला काम था कि राजनीति करना। राजनीति का मतलब ये हो गया यहाँ पे जो भी क्षेत्र आपने कब्जा किया है उस पर आपको प्रशासन करना है। ठीक है, दूसरा काम कौन था, दूसरा काम था व्यापार। अब हुआ क्या, इसका व्यापार वाला कार्य समाप्त कर दिया, अन्य कंपनियां व्यापार करने लगी। अब इसका काम केवल एक रह गया, केवल राजनीतिक काम करना। राइट, चलिए आगे। 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि 1833 के आते आते जो कंपनी का साम्राज्य विस्तार था लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। कुछ ही क्षेत्र जो उत्तर भारत अवध वाले क्षेत्र थे, कुछ ऐसे क्षेत्र थे वो बचे हुए थे, बाकी आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब, पांडुचेरी, गोवा, ये सब क्षेत्रों पर उन्होंने, मराठा वगैरह ये सब करके थे, उन्होंने कब्जा कर लिया था। इसीलिए अब जो गवर्नर बनाया गया वो पूरे भारत का बनाया गया, ना कि बंगाल का। ठीक है, देखिए 1873 में क्या होता, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। चलिए आगे। 1858 भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। दरअसल हुआ क्या था, 1857 क्या हो रहा है, 1857 होता है आपका क्रांति, 1857 क्रांति होती। इसी इसके बाद जब अधिनियम बना वो भारत शासन अधिनियम बना। क्यों भारत शासन इसे कहा जाता है, क्योंकि अब पूरी सत्ता पहले जो कंपनी कर रही थी अब पूरा ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ गई। जब ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ गई उन्होंने एक अधिनियम बनाया, भारत के लिए जो अधिनियम बनाया, इसलिए इसका नाम कहा जाता है भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें क्या कहा गया, जो प्रशासन भारतीय प्रशासन था वो कंपनी के नियंत्रण से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को सौंप दिया। ब्रिटिश राज मतलब क्या हो गया कि जो वहां सम्राट, जो वहां का सम्राट थे या राजा थे, उसी के शासन के अंतर्गत भारत का भी शासन आ गया। राइट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश क्या होता है हम लोग जानते हैं, अध्यादेश ऐसी शक्तियां हो जब आपकी विधानसभा नहीं सत्र में चल रही हो तो उस वक्त ये पूरा की जाती है। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ कि गवर्नर जनरल पहली बार अपने परिषद के सलाह के बिना अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक है, अध्यादेश 6 माह तक इसे लागू कर सकते, जैसे आज अध्यादेश है वैसे पहले भी था। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय परिषद को कानून बनाने की शक्तियां प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। आगे चलिएगा। 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय कार्यकारी परिषद के न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 के अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति, उनका विस्तार किया गया। दरअसल हुआ क्या था, जो वायसराय की परिषद थी, कौन सी, वायसराय की परिषद, वायसराय की परिषद में पहले 6 सदस्य थे, अब इसे बढ़ाकर 12 कर दिया गया। ठीक है, और उनकी जो नियुक्ति की था का विस्तार था कौन करता था, आपका वायसराय ही कर सकता था, और जो गवर्नर था उसके गवर्नर पद क्या वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, आगे चला जाए। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, 1861 भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1862 के द्वारा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की संतुति के आधार पर ही वर्ष 1922 में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की गई थी। आगे चलिएगा, चलिए आइए नेक्स्ट पेज चलते हैं। भारत में प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार से प्रारंभ किया गया था, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। ठीक है, 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था। इसकी समिति कौन थी, ली आयोग। ली आयोग की समिति की सिफारिश के आधार पर इसका गठन किया गया था। 1835 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1837 में संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग
स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया था। वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। संघीय लोक सेवा का नाम कर दिया गया, संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। 1935 का नियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था, जबकि केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। द्वैध शासन क्या होता था कि जो कुछ निर्णय ऐसे थे जिसमें निर्णय लेने का अधिकार किस पे था, केवल वायसराय को था। हमारे गली में कहते हैं पुराना मोबाइल दो, पैसा बैग कटोरा लो। अब मुझ सोचिए मोबाइल जिसके पास होगी पुरानी वाली, इतनी सस्ती तो है नहीं, और 5,000 10,000 मोबाइल चक्कर में आपको एक कटोरा मिल रहा है। बारे क्या दुनिया है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 अधिनियम पर आधारित है, क्योंकि बहुत लॉज अधिनियम था ना ये। 1935 का नियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, क्या, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। क्या कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था। क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। कहा भाई साहब हमें यह नियम स्वीकार नहीं है। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र नाम दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए कठोर आलोचना की। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखते हैं क्या है भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज की स्थापना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि, आपका अपने चैनल अमोक क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम लोग पेड 2025 को टारगेट किए हुए हैं और इसमें हम लोग कई वीडियो देख चुके हैं, जिसमें पोल्टी और टॉपिक नंबर 12 जो सामान्य जागरूकता का कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये हमारा लास्ट वीडियो है। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, आप चैनल पे विजिट करके इसका लाभ उठा सकते हैं। अब प्ले लिस्ट बन चुकी है दोस्तों, आप उसे जाके फायदा उठा सकते हैं। साथ ही हमारे एक टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अमोघ क्लासेस। अमोघ क्लासेस से जुड़ के दोस्तों आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोग यही छोड़े थे, अब यहीं से शुरू करते हैं। क्या, भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज की स्थापना तथा सुभाष चंद्र बोस की भूमिका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हुआ क्या था वर्धा में, कहां पे, वर्धा में 6 से 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस की समिति की बैठक में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, उस वक्त अबुल कलाम आजाद जी थे। 7 से 8 अगस्त को बंबई में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव को पुष्टि की गई। क्या मतलब था, क्योंकि कांग्रेस की कमेटी अलग थी और कांग्रेस पूरा अलग था। कमेटी क्या थी, उस पूरे मतलब कि गठन का या फिर पूरे पार्टी का एक छोटा सा पार्ट था। जब पार्टी ने पूरा अधिवेशन का अध्यक्षता जब पहले अबुल कलाम आजाद जी थे, उन्होंने अपनी पूरी संतुति के आधार पर संतुति दे दिया था। उसके बाद क्या किया गया, तो इस प्रस्ताव को कांग्रेस की कमेटी के पास भेजा गया। कांग्रेस की कमेटी ने भी इसको पारित कर दिया था। और ये हुआ क्यों था, क्योंकि आपको क्रिप्स सिम्पसन आया था। क्रिप्स सिम्पसन की असफलता के बाद इस भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ, यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिएगा और भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के तहत भारत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो को प्रस्तावित किया गया था, जिसका सरदार भाई पटेल ने समर्थन किया था। यानी अगर पूछा जाए, कई बार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था प्रस्तावित कौन किया था, क्या होगा इसका आंसर, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और इसका जो समर्थन किए थे कौन थे, सरदार पटेल जी किए थे। या ध्यान दीजिएगा, जितने आपका आंदोलन हुए, चाहे भारत छोड़ो हुआ हो, चाहे सविनय हुआ हो, चाहे असहयोग हुआ है, ठीक है, इसके प्रस्तावक और अनुमोदक, इसकी याद रखिएगा। कई बार आपसे यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रस्ताव पर आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने तैयार किया था। आगे चलिएगा, और इसमें सहयोग कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी उनका सहयोग किए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। हिंदू सभा, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियन पार्टी ऑफ पंजाब,
मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। जो वामपंथी पार्टियां थी, ध्यान दीजिएगा, जो वामपंथी पार्टियां थी उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था। और आंदोलन की शुरुआत कब हो रही है? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का क्या हो रहा है? प्रारंभ हो रहा है। जब आंदोलन प्रारंभ हुआ तो सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। कौन सरकार? ब्रिटिश सरकार ने। इसके तहत उनका उद्देश्य था जो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता नेता हैं इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इसी क्रम में गांधी जी तथा अन्य चोटिल नेताओं को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस में। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, अब ध्यान आप मुझे कमेंट करके बताइए, 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस वक्त गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी कहाँ थे? मुझे ये आप कमेंट करके बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत का प्रधान सेनापति कौन थे? लॉर्ड वेवेल। अब ध्यान आप दिमाग में, सर ये तो वायसराय था। ध्यान दीजिएगा, इस वक्त जो वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। लेकिन ये कमांडर था। ठीक है। बाद में 1944 में क्या बनता? वायसराय बन जाते हैं। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों में कांग्रेस का गुप्त प्रसारण, रेडियो को गुप्त प्रसार किया गया जिसे मद्रास तक सुना जा सकता है। असल हुआ क्या था, अब हमें जनता को सूचना देना है, जनता को निर्देश देना है। अब कैसे देंगे? रेडियो के माध्यम दे देंगे। अगर हम खुले रूप से रेडियो चलाएंगे, ये रेडियो को प्रसारित करेंगे, लोग हमें पकड़ सकते हैं। इसीलिए गुप्त किया गया ताकि कोई इसका ठिकाना पता न कर पाए, इससे फ्रीक्वेंसी के कोई अटैच ना हो पाए। ठीक है। और इसमें कौन कौन थे? राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, ये सब जो थे रेडियो की भूमिका संचालन में बहुत अच्छा योगदान दिया। ये देखिए, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, ये क्या भूमिगत रेडियो संचालन में करने वाले बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस वक्त जो पत्रकार थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, क्या नाम था इनका? अमेरिकी पत्रकार थे जिनका नाम था लुईस फिशर। इन्होंने, ये महात्मा गांधी के जीवनीकार भी थे और ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ रहे। अब हमें आप बताइएगा, 1930 में जब आंदोलन हुआ था, कौन थे उस वक्त? वेब मिलर। कौन थे? वेब मिलर। एक आपने पत्रकार पढ़ा होगा 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उस वक्त कौन था? एच डब्ल्यू नेविंस। ये डब्ल्यू नेविंस ऐसे पत्रकार थे। ये पत्रकार आपसे कई बार पूछे गए हैं। ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों में संगठित किया। भारत छोड़ो आंदोलन, और कहां से भागे हुए थे? हजारीबाग जेल से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसके बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था, वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर के प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। यानी कौन? ये वही पट्टाभी सीतारामैया हैं जिन्हें 1939 में कांग्रेस जब अध्यक्षता हो रही थी, कौन सा? त्रिपुरी में इस वक्त सुभाष चंद्र बोस से हारे थे और ये गांधी के बहुत लंबे वाले भक्त थे। ठीक है। इन्होंने यही चीज कहा था। आगे ये आपसे पूछा गया प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी, देश के कई स्थानों पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अभी हम लोग जस्ट देख रहे थे, कहा? एक बलिया था, एक तामलुक मिदानपुर था और तीसरा सतारा था। ठीक है। बलियम कौन किए थे? बलियम आपको चित्तू पांडे थे। कौन थे? चित्तू पांडे किए थे। मिदानपुर में कैसा था? ये जाति सरकार की स्थापना किया गया था। और सतारा में भी बहुत लंबे समय तक क्या थे? समांतर सरकारें की स्थापना की गई थी। और कौन कौन थे इसके नेता? कौन थे? वाई चौहान और नाना पाटिल थे। और ध्यान देना, सबसे लंबे समय तक ये चली सतारा वाली। कब से? अगस्त 1943 से मई 1946 तक चली है। इतनी लंबी कोई भी सरकार नहीं चली थी। और जबकि मिदानपुर वाला कब था? 1942 अगस्त से लेकर 1944 तक चलेगी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और गांधी जी बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को रिहा कर दिए गए। चलिए आइए इस पेज पर चलते हैं। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी की रिहाई के संबंध में कहा था, जब हम हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा से हमारे दुश्मन रहा। कौन कहते? माफ करिएगा,
वॉइस चली गई थी, जो कि आपका जो माइक है मेरा वो डिस्चार्ज हो गया था, ठीक है। और तो दूसरी माइक मैंने ले लिया है। चलिए, मिस्टर चर्चिल ने गांधी जी की रिहाई के संबंध में कहा था, जब हम हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे जूझ सकते हैं जो हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1997 में। कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा कहाँ? कटक, कटक उड़ीसा में। सुभाष चंद्र बोस 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और बाद में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगर पूछा जाए देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था, तो क्या होगा इसका आंसर? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था और इन्होंने क्या कहा था? राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्यागने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे और जब त्रिपुरा अधिवेशन वाला हो रहा था उस वक्त जो ये त्यागपत्र दिए थे, त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हुए थे, उसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने किया था और आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन औपचारिक गठन सितंबर 1942 में हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने थे। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। आपसे बहुत बारी से प्रश्न पूछे गए। थोड़ा पेन चेंज कर लिया जाए कलर। चलिए, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। ध्यान दीजिए, दूसरी बार अस्थायी सरकार की स्थापना हो रही भारत। पहली बार कब हुई थी? 1915 में। कहा हुआ था? काबुल में। किसने किया था? किसने किया था? राजा महेंद्र प्रताप ने, राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। दूसरी बार इस सरकार की स्थापना हो रही, ठीक है। कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज की बचाव समिति का गठन किया था जिससे भूलाबाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कारजू, अशरफ अली और जवाहरलाल नेहरू क्या प्रमुख वकील थे। दरअसल हुआ क्या था? आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया गया था जिसके बचाव में इन्होंने, इन लोगों ने क्या काम किया? मुकदमा लड़ा था। इसके बाद होता क्या? कैबिनेट मिशन आता है। कब आता है? 24 मार्च 1946 में। कहा आता है? दिल्ली आया और इसने क्या किया? भारत में अस्थायी सरकार और संविधान निर्माण हेतु कुछ सुझाव दिए थे। उसी का आधार पर अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। साथ ही साथ में संविधान सभा का भी गठन किया गया था, ठीक है। देखिएगा, इसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष मंत्री कौन थे? भारत के जो तत्कालीन सचिव थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और इसके दो सदस्य कौन थे? स्टैडफ्री क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये क्या थे? उसके सदस्य थे। कुल 3 सदस्य थे इसमें, ठीक है। कैबिनेट मिशन त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था को सुझाव दिया था और कैबिनेट मिशन 1946 में वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन के लिए सुझाव भी दिया था। आगे चला जाए, जिसमें वार्ड मेंबर सहित सभी विभाग सभी भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने के बाद किए गए थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और ध्यान दीजिएगा, जब कैबिनेट मिशन आया था जे.एल. नेहरू और अब्दुल कलाम आजाद, कौन? जे.एल. नेहरू और अब्दुल कलाम आजाद ही क्या थे? ये आधिकारिक वार्ताकार थे जो कैबिनेट मिशन से मिलकर भारत में क्या क्या कंडीशन बन सकता है, भारत में कैसे अस्थायी सरकार की स्थापना करना है, भारत में कैसे संविधान सभा का निर्माण करना है, ये सब पे वार्ता कर रहे थे, ठीक है। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में पहली बार अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी और 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये आपसे डेट पूछा गया है कि अंतरिम सरकार जो गठित की गई थी वो किस डेट को की गई थी। क्या होगा? 2 सितंबर 1946। और ध्यान दीजिएगा, जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उस वक्त मुस्लिम लीग उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया। दरअसल हुआ क्या था? तब कुछ दिन बाद अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर 1946 में फिर मुस्लिम लीग मान जाती है कुछ शर्तों के साथ। उसके 5 मंत्री क्या हुए? इसमें शामिल हुए थे। किसमें? अंतरिम सरकार में, जिसमें जो आसफ अली थे उनको परिवहन विभाग दिया गया और लियाकत अली को वित्त विभाग को दिया गया, वित्त मंत्री बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ चीजें बहुत डिटेल में जानी चाहिए लेकिन अब ये है मजबूरी है, नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल जाएंगे वीडियो लेंदी हो जाएगा और आपके लेवल का नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए चूंकि हालांकि यूपी ट्रिपल एससी का स्तर पर बदल रहा है, लेवल कुछ भी जा सकता है, फिर भी
हम उसी चीजों को तैयार करें जो वनडे लेवल पे पूछा जा रहा है, प्रासंगिक है। ठीक है, और खास करके चूंकि हम पेट का घटना से डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें हम बहुत ज्यादा अवाही तवाही कर भी नहीं सकते। 16 अगस्त 1946 के दिन मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही का दिवस हेतु सुनिश्चित की गई। क्यों किया गया? दरअसल ये चाहते थे, जिन्ना द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? जिन्ना द्वारा। और इसमें बहुत बड़ी संख्या में क्या होते हैं? मारकाट होती है, दंगे होते हैं। ठीक है, यही कराया गया था। किसके द्वारा? जिन्ना के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था और जुलाई में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। दरअसल हुआ क्या था, इसमें सबसे पहले क्या, वो लोगों ने, जो जनता थी, लोग ने प्रांत थे, प्रांत के प्रतिनिधि का चुनाव किया। किसका किया? प्रांत के प्रतिनिधि का चुनाव किया। प्रांत के प्रतिनिधि ने जो संविधान सभा थी उसके सदस्यों का चुनाव किया। ठीक है, इस प्रकार से चुनाव हुआ था और प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य इसका था। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 19 दिसंबर 1946 को हुआ था और जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। हम लोग जब संविधान पढ़ रहे थे, संविधान में इस चीज को, पॉलिटी वाले सेगमेंट में इस चीज को देख लिए। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये आपसे कई बार पूछा है। अगर प्रथम अध्यक्ष पूछे, अगर और उसका अस्थायी अस्थायी ना ऑप्शन में रहे, सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन में रहे आपको, तो आंसर करना है। अगर सच्चिदानंद सिन्हा नहीं है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ठीक है, या फिर अस्थायी या अस्थायी करके आपसे पूछेगा। ब्रिटिश युग में जेबी मावलंकर 24 जनवरी 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में 1952 से लेकर 1956 तक इसी पद पर रहे। ये जेबी मावलंकर का बहुत बड़ा प्रश्न पूछा कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। जेबी मावलंकर 1937 से 1946 के दौरान बंबई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, और इनके अध्यक्ष को ये देखा जाए, इनके पास अध्यक्ष बनने का अनुभव बहुत अच्छा रहा है। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट आर एटली ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। इसके पहले कौन था जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था? चर्चिल। कौन था? चर्चिल। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 से पहले उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देगी। यानी ये नो डेट जो रखा था, क्या रखा था? 1948 में भारत उतना बवाल होना शुरू हो गया कि माउंटबेटन ने फिर एक योजना शुरू लाई थे जो 3 जून 1947 को पेश किया गया था और इसे जून की योजना कहा जाता। क्या कहा जाता? जून की योजना या बाल्कन प्लान भी कहा जाता है इसे कभी कभी। इसके तहत क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान दोनों डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त का डेट चुना गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी ने सुझाव दिया था अंतरिम सरकार को पूर्ण रूप से लीग नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दिया जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगे को रोका जा सके। क्योंकि है क्या, जिन्ना सत्ता के लोभी इंसान था, वो चाहता था कि हमें सत्ता मिले, इसलिए वो दंगे करवा रहा था। फिर गांधी जी ने कहा ऐसे भाई इसे ससुरा को सत्ता ही चाहिए, दे दो इसको सत्ता, बाकी हम लोग क्या करते हैं, इसमें नहीं पड़ते हैं लफड़े में। तो ठीक है, इसीलिए जून 1947 जिसमें कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली के भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान गफ्फार खान ने मतदान किया। जो खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे, ये भारत विभाजन नहीं चाहते थे। ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू क्या किए थे उन्होंने? वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान विभाजन का प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रवाद सांप्रदायिकवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। इन्होंने कहा भाई जो राष्ट्रवाद है हमारा, चूंकि सांप्रदायिकता फैल गई इसलिए हम लोग समर्पित हो गए। खैर, अब लोगों का अपना अपना विचार था, कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि असेंबली जनगण मनगढ़ जो था, जो क्या नाम सुनता, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था, उससे गाया गया। फिर इनकलाब के गीत सारे जहां अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सुचिता कृपलानी ने गाया। सुचिता कृपलानी कौन थी? ये वही थी जो उत्तर प्रदेश की
पहली मुख्यमंत्री बनी थी, महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर चक्रवर्ती राजाजी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारा, बहुत बार आपसे एग्जाम पूछा जाता है और इतना पूछा जाता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पहला पूछा जाए उसमें भारतीय ना रहे तो क्या हो, लॉर्ड माउंटबेटन हो गया। पूछा जाए प्रथम भारतीय पूछा जाए तो कौन थे, राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी को 1948-1950 के दौरान भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर थे। ध्यान दीजिएगा, इन्हें भारत रत्न दिया गया था, पहला पहला जो भारत रत्न दिया गया इन्हों को मिला गया था। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, B.R. अम्बेडकर साहब थे। आर कैपलॉड के ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजी राज की ही संतति है। मतलब क्या, जो भारतीय राज है, राष्ट्रवाद है, वो अंग्रेजों की ही इच्छा पर है। मतलब अंग्रेज अगर ना चाहते तो ऐसा नहीं होता। खैर, ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण के केएम पर्रिकर ने कहा था, ब्रिटिश शासन की सबसे अच्छी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, भारत का एकीकरण। चूंकि हुआ क्या, भारत जो था विभिन्न भागों में क्या था, विभाजित था। इसकी वजह से क्या हो गया था, भारत को मतलब कि इसी की वजह से क्या हो गया था, भारत यूनाइट हो गया था, चाहे प्रशासनिक रूप से, चाहे रेलवे नेटवर्क के रूप से, चाहे संचार के माध्यम के रूप से, या प्रशासन के रूप से। इसे क्या, वो भारत एक कर दिया गया था। ये कौन किया था, इसके पहले क्या भारत बहुत से खंडों में विभाजित था। चलिए अब इसके संबंधी जो विविध थे इसको देख लें। अमार सोनार बंगला गीत की रचना 1905 में बंग भारत के आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था और यही गाया भी जाता था। भारत भारती के लेखक कौन थे, प्रसिद्ध कवि कौन थे, मैथिली शरण गुप्त हैं। अन्य प्रमुख रचना पंचवटी, साकेत, यशोधरा और जयद्रथ ये है इनका। इधर चलिए, 19वीं शताब्दी उड़ीसा का 1866-67 में भीषण रूप में धारण किया था। इधर चलिए, इधर हम लोग देख चुके हैं, ये सब हो चुका है। इधर आइए, ये भी हो चुका है। इधर देखिए, अब यहाँ पे कुछ बुक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ बुक है, उसके राइटर इसको देखिए, महात्मा गांधी, हिंद स्वराज और एक यंग इंडिया। देख लीजिए, यंग इंडिया पूछा गया कई बार प्रश्न। इनोवेशन, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ। कौन है, कॉमनवेल्थ। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, केसरी, मराठा और गीता रहस्य। क्या है, तो माफ करिएगा, गीता रहस्य। अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है। और इनकी पत्रिका कौन थी, एक ही, अल हिलाल अल बिगाग। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। इनोवेशन, फिर से कॉमनवेल्थ। सुभाष चंद्र बोस, स्ट्रगल ऑफ द इंडियन स्ट्रगल। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। जयप्रकाश नारायण, टुवर्ड्स स्ट्रगल। ह्यूगटोये, द स्प्रिंग टाइगर। फिलिप्स टॉलबॉट, द अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। रकीब जखारी, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। बहुत मोस्ट फेमस बुक है ये, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। धर्मवीर भारती, अंधा युग। और इनकी एक और एक गुनाहों का देवता, बहुत अच्छी उपन्यास है भाई, मैं तो पढ़ा हूं इसको। गांधी जी, द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ। अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल और अबिगाल। जयशंकर प्रसाद, कमायनी। महात्मा गांधी, यंग इंडिया। दुर्गा दास क्या थे, आपके इंडिया फार्म कर्जन टू नेहरू। सुनील गावस्कर, रन्स एंड राइन्स। कैथरीन मेयो, मदर इंडिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए नेशन इन मेकिंग। इंदिरा गांधी, इंटरनल इंडिया। और वी.एस. मीना, प्लानिंग इन द पुअर। ये हो गया। ठीक। आइए, 1943 में क्या हुआ था, बंगाल में बहुत बड़ा अकाल हुआ था और इसमें करीब 40 या 43 लाख लोग मारे गए थे। अब इसके बाद शीत युद्ध होता है। शीत युद्ध आपको पता है, अमेरिका और रशिया के बीच में चल रहा था, इसके बारे में देखा गया है। खैर, अब यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना था हमने करा दिया है, अगर आपको देखना है तो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ का मतलब कि नाम है, कुछ व्यक्तियों का नाम है, इसे आप देख लीजिए, थोड़ा सा जरूरी है, बाकी चीजों का आप छोड़ दीजिए। ठीक है। सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खां। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बापू महात्मा गांधी के। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी के। लौह पुरुष सरदार पटेल। पंजाब केसरी कौन था, लाला लाजपत राय।
आंध्र केसरी, टी प्रकाशम, बंगबंधु, शेख मुजीबुर रहमान, ये कौन थे? अभी जो शेख हसीना है उनके पिता। देश बंधु, चित्तरंजन दास, दीन बंधु, सी एफ एंड्रूज, लोकमान्य, बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक, जयप्रकाश नारायण, महामना, मदन मोहन मालवीय, विरोध भाष मिश्र, कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। द मैन ऑफ डेस्टिनी, नेपोलियन बोनापार्ट, देश रत्न, राजेंद्र प्रसाद, अजात शत्रु, कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चाचा जवाहरलाल नेहरू, शहीद आजम भगत सिंह, भारत कोकिला सरोज नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, उड़न परी पीटी उषा, निर्मल हृदय मदर टेरेसा, सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल, तूतीय हिंद अमीर खुसरो, बाबूजी जगजीवन राम, भारत नेपोलियन समुद्रगुप्त, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, फ्यूलर एडोल्फ हिटलर, भारत का शेक्सपियर, महाकवि कालिदास। इतने गधे हैं इतिहासकार या चोटियां हैं, कहना चाहिए शेक्सपियर पहले हुए कालिदास। कालिदास को मतलब शेक्सपियर को आना चाहिए ना कि यूरोप का कालिदास, ये हो सकता था। लेकिन हम लोग चूंकि ये हम लोग गुलामी के दास्ता को गुलाम रहे, इस सबसे बड़ा प्रमाण है। सोचिए भारत का शेक्सपियर, इतने चूतियां हैं राइटर, कुछ करें गधे कहीं के। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।